स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कर सकते हैं चैप्टर है। आप अगर IIT JEE है, नीट है, या फ्यूचर में आप MSc BSc कुछ भी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री अगर उसमें आ रही है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले जो अगर मेरा जो सेकंड कह सकते हैं चैप्टर है सॉल्यूशन, अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको वीडियो कंप्लीट उसका कंसेप्ट मिल जाएगा और वहां से आप उसके नोट्स तैयार कर सकते हैं, IIT JEE और नीट के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वैद्युत है, उसके बाद क्या है यहाँ पर रसायन। जब भी बात आए यहाँ पर रसायन यानी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, वैद्युत अगर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वही होगा वैद्युत रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न, ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, यानी हम रासायनिक यानी केमिकल चेंज करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब कौन बताता है, आपका वैद्युत रसायन बताता है। तो वैद्युत रसायन समझने से पहले हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, तो हम पहला ही लिखेंगे वैद्युत अपघट्ट। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि अगर आप विद्युत की बात करते हैं तो विद्युत जब आप बात करेंगे तो उसमें आपको कोई ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं जब रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में यही एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम वैद्युत अपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट की परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे वह है पदार्थ जिसके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो या प्रवाहित करने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। बस में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए हम कोई पदार्थ ले रहे हैं, अगर वह द्रव अवस्था में है या उसका हम जलीय विलयन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए नमक है, नमक और पानी ले लें, तो नमक ले लें और उसके बाद जल ले लें। ठीक है, यानी NaCl ले लें और उसके बाद क्या ले लें, जल ले लें और इसके घोल बना करके इसमें रख दें। और उसके बाद हम इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं यानी करंट पास कर रहे हैं, तो अगर यह जो नमक होगा, ठीक है, यानी यह जो पदार्थ होगा, यदि वह अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, वियोजित हो जा रहा है, तो हमें कहेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत अपघट्ट हो जाएगा। यानी वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल अगर बात करें, तो जैसे मान लीजिए NaCl है, KCl है, ठीक है, और उसके बाद CH3 है, COOH है, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हम कह सकते हैं ये अपने आयनों में क्या जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपने NaCl लिया और इसको आपने पानी यानी नमक लिया और पानी में जो आपने घोला, तो पानी में जब आप घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह Na+ में और Cl जो होगा वो माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर Aq क्या है, Aq मतलब होता है H+ मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, तो यह Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंडीशन ये भी आती है कि जैसे मान लीजिए हमने इसके 100 अणु लिए, अब इसके 100 अणु को जो हमने जल में घोला, तो इसके हो सकता है कि इसके 100 आयंस मिल जाए, इसके और 100 आयंस मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब इसका पूर्ण वियोजन हो जाएगा। अब ये भी एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि कोई ऐसा पदार्थ हम ले लें, जैसे मान लीजिए A और B है, अगर ऐसा कोई पदार्थ ले लें जो A+ में और B- में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है,
अब हो सकता है कि यहाँ पर अगर हमने 100 अणु इसके लिए हैं, तो हो सकता है इसके 20 अणु मिल जाए, इसके 20 अणु मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं इसके 80 अणु क्या हो जाएंगे, वियोजित नहीं हो पाएंगे। तो इसके आधार पर क्या किया गया, वैद्युत अपघट्ट को वर्गीकृत कर दिया गया, यानी क्लासिफाइड कर दिया गया। तो आगे हम पढ़ रहे हैं कि वैद्युत अपघट्टों का वर्गीकरण। तो इसी में लिख सकते हैं कि वियोजन के आधार पर वैद्युत अपघट्ट को दो वर्गों में वियोजित किया जा सकता है या किया जा सकता है, लिख लीजिए। ठीक है। नंबर 1 अगर बात करते हैं तो इसमें आएगा परवल वैद्युत अपघट्ट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ देखिए वैद्युत अपघट्ट की बात कर रहा है। वैद्युत अपघट्ट मतलब क्या होना चाहिए, आयनों में वियोजित होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आयनों में वियोजित हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हम वैद्युत अपघट्ट कहेंगे। अब परवल की बात आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण रूप से अगर यानी ज्यादा मात्रा में वियोजित हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो परवल वैद्युत अपघट्ट कहलाएगा। तो हम फिर लिख सकते हैं कि वह वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। वियोजित किसमें होगा, आयनों में, ध्यान में रखेंगे, आयनों में ही होगा वियोजित हो जाता है परवल वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। परवल वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए NaCl है, नमक ले लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, और NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, और मान लीजिए NaCl हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप NaCl को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये बहुत अधिक मात्रा में, यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा, ये भी पूर्ण रूप से, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे। तो हम ध्यान देंगे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, ठीक है, वो जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कहलाते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ लवण भी क्या होते हैं, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वो वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि इनका वियोजन कैसे होता होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है, Na है और उसके बाद Cl है, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है, तो H2O को क्या कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो H2O। ठीक है, देखो H और O, यानी 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन, H2O हो गया। अब ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है आपका हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होगा और ये कैसा होगा, आपका निगेटिव होगा। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, यानी यह पॉजिटिव क्या करेगा, इस निगेटिव वाले को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, खींचने लगेगा। ठीक है, अब उसी टाइप से आपने बहुत से वाटर मॉलिक्यूल्स लगाए होंगे, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। अब ये जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, आपका निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि ये इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, खींचने लगेगा। बस मेरा, तो जब ये खींचने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा Cl, और ये Na क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, यानी वियोजित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका वियोजन जो होता है वो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते हैं, कितना कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें लैटिस एनर्जी चेक करनी होती है। लैटिस एनर्जी कितना होगा, लैटिस एनर्जी के आधार पर ही हम उसके वियोजन की मात्रा को हम डिफाइन कर सकते हैं। बस इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। दुर्बल
वैद्युत अपघट्ट यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि वैद्युत अपघट्ट है, तो वैद्युत अपघट्ट मतलब क्या होना चाहिए, आयनों में वियोजन होना चाहिए, लेकिन कह रहा है यहाँ पर दुर्बल की बात कर रहा है। तो दुर्बल मतलब क्या होना चाहिए, उसका आयंस जो है वो कम होने चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि वह वैद्युत अपघट्ट, वह वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन, जलीय विलयन या ऐसा भी ले सकते हैं ध्रुवीय विलायक, क्या ले सकते हैं, ध्रुवीय विलायक या गलित अवस्था, ऐसा भी एक शब्द ले सकते हैं ध्रुवीय विलायक में आंशिक रूप से अपने आयनों में वियोजित होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका H2CO3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सब क्या है, आपके वीक एसिड है और ये क्या है आपका वीक बेस है। तो ये जो होते हैं ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। यानी जब आप इनको जल में घोलोगे, ठीक है, या किसी विलायक में आप ध्रुवीय विलायक में जब घोलोगे तो ये पूर्ण रूप से टूटेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स का आप घोल रहे हो तो हो सकता है 10 या 20 मॉलिक्यूल्स इसके डिजॉल्व हो जाए और कुछ कम मात्रा में डिजॉल्व हो जाए। तो आंशिक रूप से अगर डिजॉल्व हो रहा है तो हमें कहेंगे कि यह दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है। तो हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में जाना। अब बात करते हैं, यहाँ भी बात करते हैं वैद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता, ठीक है। तो विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब चालकता देख रहे हैं कि अगर चालकता का मतलब है कि हम किसी भी पदार्थ में कितना विद्युत धारा प्रवाहित कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, अब यहाँ विद्युत अपघट्ट है इसलिए हम कहेंगे किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होगी वही उस वैद्युत अपघट्ट की क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी, ठीक है। तो उसको लिखते हैं किसी वैद्युत अपघट्ट, किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उस विद्युत अपघट्ट की चालकता कहलाती है। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे इसे कैपिटल G से हम प्रदर्शित करेंगे, या कहीं कहीं आपको C भी मिलेगा, तो परेशान होने की बात नहीं है, इसे हम C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता, यानी वह कितना विद्युत धारा प्रवाहित कर ले रहा है, तो उस विद्युत अपघट्ट की क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। या इसी को एक शब्द और आता है जिसे हम चालकत्व कहते हैं, क्या कहते हैं हम, चालकत्व कहते हैं या कंडक्टिविटी कहते हैं इंग्लिश में। तो बात वही है कि चालकता कहिए या फिर चालकत्व कहेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें तो यह यानी चालकता, यह विलयन की प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है,
बात समझ आया। तो हम बात करेंगे कि जो चालकता होती है वह विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसे लिख सकते हैं G = 1/R। तो ये आपका एक फार्मूला मिल गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लें। और उसके बाद ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम के नियम से अगर बात करें तो अगर हम बात करें तो V बराबर क्या होता है, I × R के। तो R = क्या हो जाएगा, ठीक है, V/I के हो जाएगा, ठीक है। तो R = यहाँ पर लिख दें अगर, तो G = क्या हो जाएगा आपका 1/V/I के हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो G = लिख सकते हैं I/V, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, I/V। तो ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ से बात कर सकते हैं। अब अगला अगर हम बात करें यहाँ पर इसके मात्रक की, तो अगर हम बात करें कि चालकत्व या चालकता का मात्रक, ठीक है। तो इसका मात्रक बात करें तो G = जानते हैं 1/R के होता है। G बराबर क्या होता है 1/R के, और R क्या है आपका प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो 1/ओम लिख सकते हैं, या ओम जो होगा ऊपर जाएगा तो -1 लिख सकते हैं इसे। तो G का जो मात्रक होगा, ठीक है, तो G का अगर मात्रक की बात करें तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, या फिर इसी को हम साइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइमन, ठीक है। तो इसी को हम साइमन से रिप्रेजेंट करें, या तो ओम इनवर्स कहिए, या तो फिर इसी को हम साइमन कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि चालकता क्या होती है। तो चालकता अगर बात करें तो किसी चालक के क्या होगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट चालकता भी क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि विशिष्ट, इसका परिभाषा लिख सकते हैं इस प्रकार से, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कप्पा, इसे कहेंगे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब यहां पे अगर बात करें, अतः लिख सकते हैं कप्पा = क्या आ जाएगा 1/ρ, ठीक है। जहां इसको कहते हैं रो, ठीक है। जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। बात में आ रहा। अब एक परिभाषा हमें ये मिल गया कि जो विशिष्ट चालकता होती है वह विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। अगर हमें दूसरा परिभाषा लिखना है तो थोड़ा सा हमें डेरिवेशन में जाना होगा। चलिए उसको देखते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन का प्रतिरोध दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मान लीजिए यल है, के समानुपाती तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, ठीक है। तो अगर हम मान लेंगे यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको हम इस कैपिटल ए मान लें, ठीक है। इसके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन का जो प्रतिरोध होगा यानी R होगा,
वह दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी है स्मॉल एल, तो स्मॉल एल हो गया। कह रहा है तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी आर इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/a के। ठीक है, तो अगर हम बात करें अतः लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर इज प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा l/a हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे l/a, और इसे देखें अनुपरमाणुपाती आप साइन अगर हटा रहे हैं तो कोई ना कोई आप नियतांक ले आएंगे, तो r इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा l/a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो रो है, ठीक है, वो क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो अगर 1/r इसको लिखें, अथवा करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/r है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/ρ लिख सकते हैं, और इसको 1/l/a लिखें तो इसको अगर लिखें तो ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं a/l। क्लियर। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, अभी हमने आगे पढ़ा था कि g इक्वल टू 1/r के, तो हम इसको 1/r को क्या लिख सकते हैं g लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं g इक्वल टू, और 1/ρ को अभी हमने देखा तो g/1/ρ को क्या लिख सकते हैं हम कप्पा लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा a/l हो जाएगा। क्या हो जाएगा a/l हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम कप्पा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर कप्पा की बात करें तो इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर हो जाएगा, तो हमें कह सकते हैं g हो जाएगा इंटू l/a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर g इंटू क्या हो जाएगा l/a हो जाएगा, यानी ये फार्मूला हमें मिल गया। तो यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो अगर यदि हम यहीं पर थोड़ा और देखते हैं, यदि l इक्वल टू 1 ले लें, l इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लें, यानी उसकी जो लंबाई है इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, और इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, इसको नहीं समझ पा रहे थोड़ा ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 2 इलेक्ट्रोड हैं, ऐसे हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो अब इसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है आपका a सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर यहां से मिला दिया जाए तो एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक आपका क्यूब बन जाएगा। और यहां से अगर देखें, ठीक है, तो यह एक क्यूब बनेगा, यहां से ऐसे एक क्यूब बन गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने एक प्लेट ले लिया ये जो धातु का था, और इसमें हमने एक प्लेट ले लिया जो कैसा था धातु का था, इसका भी क्षेत्रफल कैसा था a सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना था ये था। और इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ये जो आई है, इसको यदि हम यल मान लें, क्या मान लें यल मान लें, तो वही कह रहा है कि इसमें अगर हम कोई वैद्युत अपघट भर देते हैं, जैसे नमक का घोल भर देते हैं, और फिर इसको हम क्या करते हैं एक तार के माध्यम से हम क्या करते हैं इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, तो इसमें जो प्रतिरोध होगा R वह इसके लंबाई के समानुपाती होगा, यानी लंबाई जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, और R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसका मतलब है कि ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आप जो प्लेट है जितना ज्यादा आप उसके क्षेत्रफल को आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध का मान घट जाएगा। क्लियर। तो वही है कि जब आप तार को क्या करते हैं आप लंबा लेते हैं, लंबी तार लेते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि मोटी तार लेते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है घट जाता है। वही बात इसमें भी है कि अगर हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और इसकी लंबाई को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके हमें मिला R इक्वल टू रो इंटू l/a, यहां तक मिला। अब यहाँ पे अगर बात नहीं कह रहा है यदि l इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी हमने क्या किया कोई क्यूब लिया ऐसे, मैंने जैसे मान लीजिए बॉक्स ले लिया हमने, अब बॉक्स ले लिया और यहाँ पर जो प्लेट लगा हुआ है, ये वाला जो प्लेट लगा हुआ है ये आपका क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है 1 सेंटीमीटर है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर है। और इसको हमने एक तार से जोड़ दिया, और इसको भी हमने एक तार से जोड़ दिया जिसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित, जिसके द्वारा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और इसके बीच की जो दूरी है, यानी 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, वह यदि यह 1 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे
तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे यदि ये इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये लिखेंगे तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल के जगह पर 1 लिखोगे, इसके जगह पर 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो कप्पा इक्वल टू होगा जी के। इसका मतलब है ले सकते हैं, आता है 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्लियर आ रहा समझ? फिर से समझिए जरा कि अगर मान लीजिए हमने एक कोई बॉक्स ले लिया, क्यूब ले लिया, जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वहां पर जो आप ये एक साइड में क्या करिए, आप एक प्लेट लगा दिए, दूसरी साइड में एक प्लेट लगाइए, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जो प्लेट आप लगा रहे हैं धातु का, वो क्या है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस प्लेट को आप तार के माध्यम से क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा प्लेट भी लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और फिर क्या करेंगे, उसको तार के माध्यम से हम बैटरी से जोड़ देंगे। उसके बाद दोनों के तार के बीच की लंबाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई ले रहे हैं, और फिर उसके बाद उसमें हम क्या कर रहे हैं, नमक का घोल या किसी वैद्युत अपघट्ट के घोल को हम भर दे रहे हैं। अब भरेंगे, उसके बाद जब इसमें करंट आप सप्लाई करेंगे, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसकी जो चालकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाएगी। बस मेरा अब थोड़ा इसके मात्रक को समझ लेते हैं कि विशिष्ट चालकता। तो हमने 2 परिभाषा पढ़ा, एक ए और एक ए। तो इसमें जो हमने देखा था कि कप्पा, अभी आया था हमारा फार्मूला, कप्पा इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। तो इसको कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये फार्मूला जरूर आप याद रखेंगे। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये भी फार्मूला जो है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बीच में से भी आपको फार्मूले की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर जी इक्वल टू क्या है आपका, सॉरी कप्पा इक्वल टू है जी इंटू एल बाई ए। तो इसको लिखेंगे, कप्पा मतलब हो गया ऐसे कटप्पा, इसको लिखेंगे कटप्पा, और यहाँ पर लिखेंगे जला, जे तो जी है तो जी को लिखेंगे जल, यहाँ पर लिखेंगे यल है तो जल हो गया, और उसके बाद आ। ध्यान में रखेंगे ए जो होगा वो नीचे होगा, तो कटप्पा जला के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। अब इसके हम मात्रा को समझ लेते हैं, यानी कप्पा का मात्रक। तो कप्पा का मात्रक के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो कप्पा इक्वल टू क्या है आपका, जी इंटू एल बाई ए है। क्लियर? तो यहां लिखेंगे कप्पा का मात्रक, कप्पा का मात्रक। तो यहाँ पर जी है, जी का मात्रक अभी हमने देखा था, जी का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। तो यहाँ पर ओम इनवर्स लिखेंगे, इंटू लिखेंगे यहाँ पर यल बाई ये। तो यल का मात्रक जो है वो सेंटीमीटर, अभी हमने बात किया सेंटीमीटर लिखेंगे, ए है यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर 1/, बचेगा तो ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, या इसी को हम इसको लिखते हैं ओम इनवर्स को साइमन, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो कप्पा का जो मात्रक होगा वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो ध्यान देंगे कि कभी कभी चालकता जब पूछता है तो आप समझ नहीं पाते हो, वो विशिष्ट चालकता की बात करेगा, वहां नाम नहीं देगा कि विशिष्ट चालकता है, ठीक है, वो कंडीशन दे देगा। आप कंडीशन में कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सी चालकता पूछा है, यानी न्यूमेरिकल्स में, तो वहां पे हमें यूनिट देखना होता है। अगर यूनिट आप देखेंगे तो अगर ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है इसका मतलब है कि वो विशिष्ट चालकता है, और अगर केवल ओम इनवर्स दिया है इसका मतलब वो चालकता की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको थोड़ा हम क्वेश्चन की यहाँ पर देखिए 298 केल्विन पर कह रहा है एक चालकता सेल, जिसमें एक चालकता सेल है जो हमने क्यूब बनाया हुआ था, उस क्यूब को हम क्या कह सकते हैं, चालकता सेल कह सकते हैं, जिसमें कह रहा है 0.01 मोलर क्या किया है, KCl विलयन भर दिया है, का प्रतिरोध
कि 1500 ओम है, तो कह रहा है उसका प्रतिरोध कितना है, 1500 ओम है। तो इसको पहले क्या गिवन में जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं गिवन में, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1500 ओम हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है ये 298 केल्विन है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है और 0.001 यानी मोलरता को भी चेंज नहीं किया है। कह रहा है कि Cl विलेन की चालकता पर, ठीक है, चालकता पर 0.146 गुणे 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो। तो इसकी चालकता कह रहा है कितना है आपका 0.0146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब देखिए मात्रक देखिए, इसमें चालकता दिया हुआ, लेकिन चालकता की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप जी की वैल्यू लिख सकते हो, गलतियां हो सकती हैं, इसलिए यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कप्पा की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू क्या, कप्पा इक्वल टू 0.146 इंटू 10⁻³ है। तो कह रहा है सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी सेल स्थिरांक क्या होगा। तो सेल स्थिरांक को हम L/A जो अभी लिखे थे उसी को सेल स्थिरांक कहते हैं। वो क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होगा उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो उसके बारे में वहीं पे बात करेंगे। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि सेल स्थिरांक को हम क्या लिखेंगे L/A। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा L/A। अब इसी को निकालना है, तो आप जानते हैं फार्मूला हमने देखा था अभी कि कप्पा इक्वल टू क्या था आपका, कप्पा इक्वल टू था G इंटू L/A। क्लियर, ये था। और G को अगर हटा दें तो इसको हम 1/ρ लिख सकते हैं। ठीक है, 1/R लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए R की वैल्यू है, कप्पा की वैल्यू है, तो यहाँ पर L/A अगर आपको निकालना है तो क्या लिख सकते हो, कप्पा इंटू R की। क्लियर। अब कप्पा की वैल्यू देखिए कितना है आपका 0.146 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 3 इंटू आपका दिया है 1500। ठीक है, अब इसका अगर 0 आप हटा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 14.6 हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका वैल्यू आएगा 0.219। ठीक है, 0.219 आएगा। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, अब देखिए L/A है, अगर मात्रा का आप देखते हैं तो L का मात्रा सेंटीमीटर, ये का क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या 1/cm हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मात्रा क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो ये हमारा सेल स्थिरांक की वैल्यू आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।